Hello friends and my dear students, you are watching Rediscover History. लास्ट वीडियो में मैंने बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेम की प्रथम प्रश्न पत्र को डिस्कस किया था, यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस को आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। और साथ ही साथ मैंने एक अन्य वीडियो में आपको फिफ्थ सेम के द्वितीय प्रश्न पत्र का चयन कैसे करें इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताया था। सो टुडे मैं आपके साथ बीए फिफ्थ सेम के द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसको कि वैकल्पिक प्रश्न पत्र के रूप में रखा गया है, उसके प्रथम वैकल्पिक प्रश्न पत्र के जो सिलेबस है, उसका जो पाठ्यक्रम है, उसको डिस्कस करने वाला हूं। सो लेट अस स्टार्ट। देखते हैं कि क्या क्या उस वैकल्पिक प्रश्न पत्र में है। ठीक है, सो हियर यू आर वाचिंग बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेम पेपर सेकेंड यानी द्वितीय प्रश्न पत्र ऑप्शनल फर्स्ट यानी कि प्रथम विकल्प, जिस प्रथम विकल्प के रूप में आप हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड यानी आधुनिक संसार के इतिहास शीर्षक के अंतर्गत पहले वैकल्पिक प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। यानी कि जिन छात्रों की रुचि आधुनिक विश्व के इतिहास में है, या जो छात्र आधुनिक विश्व के इतिहास को पढ़ने में रुचि रखते हैं, वो इस प्रश्न पत्र का चयन कर सकते हैं। तो इसी के सिलेबस को आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो देखें आप कि पूरे इस प्रश्न पत्र को 8 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें आप लोग पहले यूनिट के अंतर्गत पॉलिटिकल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ यूरोप इन द अर्ली 15th सेंचुरी, यानी कि प्रारंभिक 15वीं शताब्दी में जो यूरोप का राजनीतिक और धार्मिक स्वरूप था, उसका अध्ययन करें। यानी कि हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण काल से पूर्व के काल में, जिसको कि अर्ली 15th सेंचुरी कहा गया है, यानी कि प्रारंभिक 15वीं शताब्दी में यूरोप का जो राजनीतिक और धार्मिक स्वरूप था, उसका अध्ययन आप इस पहले यूनिट के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, यानी कि उस समय का राजनीतिक स्वरूप क्या था, किस प्रकार से जो राज्य थे वो सुदृढ़ीकरण की तरफ बढ़ रहे थे, किस प्रकार से जो शासन सत्ता थी, जो शासक थे, वो अधिक से अधिक सेनाओं पर, सैनिकों पर जोर दे रहे थे, यानी कि अपनी मिलिट्री एम्पावरमेंट पर जोर दे रहे थे। ठीक है, और उस समय जो रिलीजियस सुप्रीमेसी क्या थी, यानी कि धार्मिक सर्वोच्चता क्या थी, इन सारे बिंदुओं का अध्ययन आप इस पहले यूनिट के अंतर्गत करेंगे। अब नंबर आता है सेकेंड यूनिट का, रेनेसां, इट्स कॉजेस, फीचर एंड इम्पैक्ट। यानी कि इस दूसरे यूनिट के अंतर्गत यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण वो आप इंग्लिश में रेनेसां, रिबर्थ, रिवाइवल कह सकते हैं। यानी कि यूरोप में पुनर्जागरण आने के क्या कारण थे, किन कारणों की वजह से यूरोप में पुनर्जागरण आया, उसके लक्षण क्या थे, फीचर्स क्या थे पुनर्जागरण के, कैसे आप समझेंगे कि पुनर्जागरण हुआ था, साथ साथ उसका यूरोप पर प्रभाव क्या था, यानी कि रेनेसां का प्रभाव यूरोप पर क्या हुआ, इन सारे बिंदुओं का अध्ययन आप इस सेकेंड यूनिट के अंतर्गत करेंगे। अब नंबर आता है थर्ड यूनिट का, रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन यूरोप एंड रोल ऑफ मार्टिन लूथर। ठीक है, रिफॉर्मेशन मूवमेंट को आप प्रोटेस्टेंट मूवमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रोटेस्टेंट आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन को आप प्रोटेस्टेंट आंदोलन भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन क्या था, या यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन किस प्रकार हुआ, और उस धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की क्या भूमिका थी, किस प्रकार से मार्टिन लूथर ने जो रोमन कैथोलिक चर्च था
रोमन कैथोलिक चर्च के रूल एंड रेगुलेशंस थे उनको चैलेंज किया, किस प्रकार से उसने प्रोटेस्टेंट रिलीजन को इस्टेब्लिश किया या प्रोटेस्टेंट रिलीजन की वकालत की, इन सारे बिंदुओं का अध्ययन आप इस तीसरे यूनिट के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है फोर्थ यूनिट का, रिलीजियस वारफेयर द 30 इयर्स वार। ठीक है, यानी कि जो धार्मिक युद्ध हुए, यानी कि जो 17वीं शताब्दी में धार्मिक युद्ध हुए और उनमें से एक 30 वर्षीय युद्ध था। ठीक है, वो किस प्रकार हुआ था, उसके क्या कारण थे, ठीक है, उसका क्या परिणाम हुआ। आपको यहाँ पर एक बात जान लेनी चाहिए कि जो ये 30 वर्षीय युद्ध हुआ था, यानी कि जो ये रिलीजियस वारफेयर थे, इसकी वजह से यूरोप में लगभग 8 लाख लोगों की मौत हुई थी। ठीक है, तो इन सारे बिंदुओं का, इन सारे तथ्यों का अध्ययन आप इस चौथे यूनिट के अंतर्गत करेंगे। अब नंबर आता है 5वें यूनिट का, यानी कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैबिनेट सिस्टम इन इंग्लैंड। किस प्रकार से इंग्लैंड में ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई। ग्लोरियस रेवोल्यूशन को कपूर क्रांति कह सकते हैं, रक्तहीन क्रांति कह सकते हैं। यानी कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन का नाम इसलिए पड़ा कि इंग्लैंड में ये इस प्रकार की क्रांति थी जिसमें कि रक्त की एक बूंद भी नहीं बही और सत्ता परिवर्तन हुआ, शासन परिवर्तन हुआ। यानी कि रक्त की एक बूंद को बहाए बिना जो इंग्लैंड में क्रांति हुई, उस क्रांति को नाम दिया गया रक्तहीन क्रांति, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, शानदार क्रांति। ठीक है, और उस क्रांति के कारण, उस क्रांति की वजह से इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में जो सुधार हुए, यानी कि वहां पर जिस प्रजा का शासन चल रहा था उसको हटा करके उसकी पुत्री मैरी द्वितीय और विलियम तृतीय को गद्दी पर बिठाया गया। इन सब की क्या परिणाम हुए। ठीक, इसके साथ साथ इंग्लैंड में जो कैबिनेट व्यवस्था आई या कैबिनेट व्यवस्था का जो विकास हुआ, वो सब बिंदुओं का अध्ययन आप इस 5वें यूनिट के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, फिर छठे यूनिट के अंतर्गत आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं शताब्दी में, यानी कि 1780 से लेकर के 1760 इस 1760 से लेकर के 1840 के अंतर्गत जो औद्योगिक क्रांति आई, उस औद्योगिक क्रांति का अध्ययन, वो औद्योगिक क्रांति किस प्रकार आई, किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत जो कार्य हाथों द्वारा किए जाते थे या उत्पादों का निर्माण जो हाथों द्वारा किया जाता था वो अब मशीन द्वारा किए जाने लगा। और इस औद्योगिक क्रांति के यूरोप पर क्या प्रभाव पड़े, यूरोप के अन्यत्र संसार पर क्या प्रभाव पड़े, इन सारे बिंदुओं का अध्ययन आप इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, उसके बाद छठे यूनिट में आप फ्रेंच रेवोल्यूशन, कॉज, सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। ठीक है, जो फ्रांसीसी क्रांति, इसके बारे में आप जानते हो, इट हैपेंड इन 1789, 1789 में ये फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति होने के क्या कारण थे, यानी किस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति जो थी वो उस समय की जो स्टेट पॉलिसीज थी, स्टेट सिस्टम क्या था, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम था, या कह सकते हैं किस प्रकार से फ्रांस जो है वो 3 भागों में बढ़ गया था। एक भाग जो था वो रिलीजियस स्टेट का था और एक जो रॉयल स्टेट्स थे उसमें था, और तीसरा जो था वो कॉमनर्स थे। यानी कि किस प्रकार से कॉमनर्स, रॉयल्स और रिलीजियस पर्सन्स में पूरा फ्रांस बढ़ गया था। ठीक है, यानी कि जो फ्रांसीसी रेवोल्यूशन थे उसके तत्कालीन कारण क्या थे, फिर उसका महत्व क्या था, साथ साथ उस फ्रांसीसी क्रांति जिसमें कि फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और लिबर्टी का नारा दिया गया था, यानी कि स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता का जो नारा दिया गया था,
उसका फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, फ्रांस के बाहर की दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सारी चीजों का, इन सारे बिंदुओं का अध्ययन आप इस 7वीं यूनिट के अंतर्गत, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रांसीसी क्रांति है, उसमें इन सारी, फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, फ्रांसीसी क्रांति का महत्व क्या है, फिर इस फ्रांसीसी क्रांति का बाकी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सारे बिंदुओं का अध्ययन इस 7वीं यूनिट के अंतर्गत आप करेंगे। 8वीं यूनिट में आप नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट ने कौन कौन से सुधार किए, उसके उच्च शिक्षा संबंधी सुधार क्या थे, उसके कर संबंधी सुधार क्या थे, ठीक है, उसकी जो कॉन्टिनेंटल व्यवस्था थी, औपनिवेशिक व्यवस्था थी, वो क्या थी, साथ साथ उसकी जो विदेश नीति थी, फॉरेन पॉलिसी थी, वो क्या थी। यानी कि इस 8वें यूनिट के अंतर्गत आप नेपोलियन बोनापार्ट, उसकी सुधारवादी व्यवस्था, उसकी औपनिवेशिक व्यवस्था, साथ साथ उसकी विदेश नीति के बारे में आप अध्ययन करेंगे। इस प्रकार आप इस 5th सेम की जो प्रथम वैकल्पिक प्रश्न पत्र है, उसमें आप इन सारी चीजों का, इन सारे बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, जिसको कि शीर्षक दिया गया है आधुनिक संसार का इतिहास 1453 से 1815 ईस्वी तक। यानी कि जिन छात्रों की रुचि विश्व इतिहास पढ़ने में है, विश्व इतिहास के बारे में जानने की है, वो इस प्रश्न पत्र का चयन अपने द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में कर सकते हैं। यानी कि वो छात्र जो है ये तृतीय वर्ष के 5म सेमेस्टर में इस प्रथम वैकल्पिक प्रश्न पत्र का चयन या चुनाव कर सकते हैं। इस प्रकार आपने आज देखा कि वैकल्पिक प्रश्न पत्र प्रथम के रूप में आपका सिलेबस क्या था और उसके अंतर्गत किन किन बिंदुओं का अध्ययन करें। आज के लिए बस इतना, और अगले वीडियो में मैं द्वितीय वैकल्पिक प्रश्न पत्र के सिलेबस को डिस्कस करूंगा। टिल देन, थैंक यू।